नमस्कार, प्रणाम सभी विद्यार्थियों को। प्यारे विद्यार्थियों, मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपने महिला और बाल अपराध के टॉपिक जो हैं उसमें चल रहा था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यानी प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की बात हो रही थी। कल की क्लास में कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से धारा 3 तक ही वो क्लास हो पाई, लाइट वगैरह कट गई थी बीच में। तो आज की क्लास में अपने धारा 3 जो है वहाँ से शुरू करेंगे और इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें कुल 21 धाराओं का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। कल की बातों पर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो धारा 1 में आप लोग जानते हो संक्षिप्त नाम विस्तार व कब लागू हुआ। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, उनका उल्लेख किया गया है। उसमें बालक शब्द की परिभाषा है, उसमें न्यायालय की परिभाषा है, उसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो है वो कौन होगा उसकी परिभाषा दी गई है। और उसके पश्चात धारा 3 जो है उसमें मैंने आप लोगों को कराया था कि धारा 3 1 2 3 यानी 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, काम क्या है बिगड़गो, यानी धारा 3 में बाल विवाह का शून्यकरण होगा ऐसा दिया हुआ है। तो बाल विवाह शून्यकरण का उल्लेख जो है वो धारा 3 में उल्लेखित है। आज आप आगे चलांगा और देखांगा धारा 4। ठीक है, धारा 4 जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, अपने पढ़ रहे हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कद को है गुरुजी 2006, प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की बात हो रही है। कुल कितनी धाराएं हैं तो कुल 21 धाराएं हैं, जिसमें से 3 धाराएं मैंने आप लोगों को कल की क्लास में करवा दी थी। आज अपने पढ़ेंगे धारा 4 के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ ही धाराएं इंपॉर्टेंट बनती हैं, उनको आप अच्छे से देख लेना। एक तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति जो है उसका उल्लेख पूछ सकते हैं, या बाल विवाह का शून्यकरण किस धारा में उल्लेखित है या किस धारा के अनुसार बाल विवाह का शून्यकरण माना जाएगा, तो ये भी पूछ सकते हैं। धारा 4 जो है ये महिला पक्षकार के भरण पोषण से संबंधित है। ठीक है, महिला पक्षकार के भरण पोषण व निवास हेतु उपवन जो है उसका उल्लेख किया गया है। महिला पक्षकार के भरण पोषण व निवास का उल्लेख जो है वो इसमें किया गया है। ठीक, आगे अपन डिटेल में इसमें बात करेंगे कि क्या दिया हुआ है। आपको बेसिकली इतना जरूर याद रखना है कि महिला पक्षकार का मतलब यहाँ पर जो वधू है, जो बाल विवाह जिस बच्ची का हुआ है उसकी बात हो रही है, उसका भरण पोषण और उसके निवास का उल्लेख जो है वो कहाँ रहेगी, उसका उल्लेख धारा 4 में दिया गया है। अब आप एक बात देखो, अगर धारा 3 के अकॉर्डिंग, इस अधिनियम की धारा 3 के अकॉर्डिंग कोई बाल विवाह हो रहा है और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से उसकी रिपोर्ट लगती है और उस विवाह का शून्यकरण हो जाता है, ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर शून्यकरण हो गया, वो विवाह निरस्त हो गया, शून्यकरण का मतलब है वो विवाह रद्द हो गया, तो ऐसी स्थिति में महिला पक्षकार जो है उसका पूरा भरण पोषण का खर्चा जो वर पक्ष था उसका परिवार इसका खर्चा जो है वो वहन करेगा। यानी डिक्री पारित होने तक, न्यायालय की डिक्री पारित होने तक, डिक्री से अपना तात्पर्य यहाँ पर न्यायालय के आदेश से है, डिक्री पारित होने तक दूसरे पक्षकार को आदेश देगा कि जो भी उपहार वगैरह दिए गए हैं, यानी न्यायालय डिक्री पारित होने तक दूसरे पक्षकार को, मैं पूरी आपको अच्छे से बताऊंगा बात, एक बार मैं लिख देता हूँ। दूसरे पक्षकार को न्यायालय यह आदेश देगा कि, यह आदेश देगा कि विवाह के समय जो उपहार, ठीक है, प्रतिभूति, सामान दिया गया था वह लड़की के अभिभावक या संरक्षक को लौटा दे, या संरक्षक को लौटा दे, संरक्षक को लौटा देंगे। ठीक है, अब इस बात को आप एक बार समझो, मैंने थोड़ा सा जल्दी से बताया है इसको। देखो, धारा 4 में किया दिया है, धारा 4 ये कहती है कि महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास का उल्लेख जो है वो किया गया है। ठीक है, इसमें जो वर पक्ष है यानी कि जो दूल्हा है, छोटा दूल्हा अपने उसको मान सकते हैं। ठीक है, नाम मतलब व्यस्त हुआ है, 18 साल का है लेकिन 21 साल आयु पूरी नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में विवाह का जब धारा 3 के अनुसार शून्यकरण होगा तो न्यायालय डिक्री पारित करेगा, यानी कि न्यायालय आदेश देगा यहाँ पर दूसरे पक्षकार को। दूसरे पक्षकार से यहाँ पर तात्पर्य दूल्हे वाले पक्ष से है,
उसको ये कहेगा, यानी दूसरे पक्षकार को न्यायालय यह आदेश देगा कि विवाह के समय जो भी उपहार प्रतिभूति सामान दिया गया है वह लड़की के अभिभावक या उसके संरक्षक को लौटा देंगे। तो ये सारा इसमें मेंशन हुआ है, धारा 4 में ये बातें दी गई हैं। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात इसमें एक और दी गई है, उस पर अपने चलते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। जब तक महिला पक्षकार का पुनर्विवाह नहीं हो जाता है, महिला पक्षकार का पुनर्विवाह नहीं हो जाता है, तब तक उसका भरण पोषण का खर्चा, उसका भरण पोषण का खर्चा लड़के वाले पक्ष के उठाएंगे, लड़के वाले पक्ष से लिया जाएगा। ठीक है, लड़के वाले पक्ष को यहाँ दूसरा पक्ष नाम दिया गया है, द्वितीय पक्ष। ठीक, तो धारा 4 में 2 बातें उल्लेखित हैं, इनको आप याद रखना। एक तो जब न्यायालय आदेश देगा तो जो भी विवाह हुआ है वो विवाह भले ही वो उसका शून्यकरण हो गया, उसमें जो भी उपहार प्रतिभूति सामान कोई नकदी जो भी दिया गया है वो जो लड़की के पिता हैं, संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, उनको लौटा देंगे। और दूसरा तथ्य इसमें है कि महिला पक्षकार का जब तक पुनर्विवाह नहीं हो जाता, बड़ी नहीं हो जाती वो, जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं होता है तब तक उसका खर्चा जो है वो वर पक्ष वाले जो हैं वो उसका खर्चा उठाएंगे। ये सारी डिटेल जो है ये किस में दी हुई है, धारा 4 में है। हाँ, अब अपने चलते हैं धारा 5 पर। ठीक है, धारा 5 बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण, बालकों का भरण पोषण, बालकों का भरण पोषण जो है उसकी बात यहाँ पर कही गई है। ठीक, देखो धारा 5 ये कहती है कि किसी का बाल विवाह भी हो गया, उस समय पता नहीं लगा, बाल विवाह हो गया, उसके पश्चात उनके संतान भी उत्पन्न हो गई, उसके पश्चात उस विवाह का शून्यकरण माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बाल विवाह से जन्मे जो बालक हैं तो उनका जो भरण पोषण है वो उसका भार किस पे होगा, वर पक्ष वाले भी उनको अपने बोल सकते हैं, वर पक्ष या दूसरे पक्ष वाले इसके भरण पोषण हेतु, इसके भरण पोषण हेतु जवाबदेह होंगे, जवाबदेह होंगे। ठीक, यानी बाल विवाह हो गया, बाल विवाह होने के पश्चात यहाँ पर संतान भी उत्पन्न हो गई और उसके पश्चात बाल विवाह जो है उसका शून्यकरण हो गया। ऐसी स्थिति में जो संतान है उसका भरण पोषण का पूरा खर्चा जो है वो वर पक्ष यानी कि जो दूल्हा था उनके और उनके परिवार के ऊपर इसका भार जो है वो रहेगा। ये धारा 5 में ऐसा उल्लेख। बाल विवाह से उत्पन्न बालकों को धर्मस्थ माना जाएगा, बाल विवाह से उत्पन्न बालकों को, बाल विवाह से उत्पन्न बालकों को धर्मज माना जाएगा, धर्मज माना जाएगा, धर्मज माना जाएगा। ठीक बात है सर, बाल विवाह से उत्पन्न बालकों को धर्मज माना जाएगा। यहाँ से धर्मज से तात्पर्य यानी जिस धर्म से जो भी बालक पैदा हुआ है उसका पिता जिस धर्म से बिलोंग करता है उसी धर्म का उस बालक को यहाँ पर माना जाएगा, ऐसा धारा 6 में उल्लेख। और साथ ही इसमें यह बात भी दी गई है कि धारा 3 में अपने पढ़ा था कि बाल विवाह का शून्यकरण होगा, नोट लगा के आप लिख लेना इस बात को। धारा 3 में ये उल्लेखित था कि कोई बाल विवाह हुआ है और उसकी रिपोर्ट लगती है तो उसके पश्चात बाल विवाह का शून्यकरण माना जाएगा। तो यहाँ पर यह बात दी हुई है कि धारा 3 के अनुसार अगर विवाह का शून्यकरण हो गया है, विवाह का शून्यकरण हो गया है तो देखो कोई बाल विवाह हुआ, उसके पश्चात बच्चे भी उत्पन्न हो गए और उसके बाद में विवाह का शून्यकरण हो जाता है, ऐसी स्थिति बनती है उसके पश्चात जो बालक जन्म लेता है तो उस बालक का पिता जिस धर्म से बिलोंग करता है उस बालक को उसी धर्म में माना जाएगा। ये ऐसा उल्लेखित है धारा 6 में। बात समझ में आई होगी। पुनः एक बार सुनो, धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार कब लागू हुआ, धारा 2 में विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का उल्लेख दिया गया है, धारा 3 जो है उसमें बाल विवाह को शून्यकरण माना जाएगा, इसका उल्लेख है। धारा 4 में महिला पक्षकार के भरण पोषण व निवास हेतु उपबंध है, उसका उल्लेख किया गया है। धारा 5 में बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण का उल्लेख है। धारा 6 में बाल विवाह से उत्पन्न बालक जो है उसको धर्मज माना जाएगा, इस बात का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो यहाँ धारा 6 तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। 7 की
धारा 7 में क्या उल्लेखित है? धारा 6 तक अपने हो चुका आदेशों में संशोधन, धारा 4 और धारा 5 के आदेशों में संशोधन, धारा 5 के आदेशों में संशोधन किया जा सकेगा, आदेशों में संशोधन। ठीक है भाई, धारा 7 में ऐसा उल्लेखित है। अब इस बात को समझो, यानी धारा 7 ये कहती है कि धारा 4 और धारा 5 में जो आदेशों में जो आदेश दिए गए हैं उसमें कोई संशोधन करना है, कुछ उसमें जोड़ना है या कुछ घटाना है, तो इसका पूरा संशोधन का कार्य धारा 7 में उल्लेखित होगा। धारा 4 में क्या है, तान ध्यान नहीं बात को। धारा 4 ये कहती है कि महिला पक्षकार के भरण पोषण का जो है भार जो है वो वर पक्ष पर होगा, यानी महिला पक्षकार के भरण पोषण व निवास हेतु वन धारा 4 में है। और धारा 5 में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बाल विवाह से जन्मे बालकों का जो है भरण पोषण उसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो भी कुछ और जोड़ना होगा, संशोधन करना होगा, इन सारी बातों का उल्लेख किसमें है? धारा 7 में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं धारा 8 की। धारा 8, हाँ, धारा 8 ये कहती है कि वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जा सकेगी, वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जा सकती है, यानी बाल विवाह से संबंधित अर्जी जो है वो कहाँ पर किस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, उसका उल्लेख इसमें है, धारा 8 में दिया गया है। इसमें 1 और 2 पॉइंट बनते हैं। पहला ये है कि दोनों पक्षकार अंतिम बार जहां पर साथ रहे हों, ठीक है। दोनों पक्षकार का मतलब जो वर पक्ष और वधु पक्ष हैं वो दोनों अंतिम बार कहाँ पर साथ रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर वो साथ रहे हैं उस न्यायालय में अर्जी दी जा सकेगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसका बनता है, धारा 3, 4 और 5 के तहत जहाँ पर वो अनुतोष प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ पर अनुतोष प्राप्त किया हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी याचिका उस न्यायालय में दी जा सकेगी। इस बात को आप पुनः समझो, ये बात आपके समझ में आ गई है। ये जो बात है ये आपको मेरे ख्याल में समझ में आई नहीं है। धारा 3 बाल विवाह का शून्यकरण होगा, धारा 4 महिला पक्षकार के भरण पोषण व निवास से संबंधित है, और धारा 5 बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण इसमें दिया गया है। तो इन तीनों धाराओं में, ठीक है, 4 और 5 में भरण पोषण की बात हो रही है। यहाँ पर जो अंतोष शब्द है इसका मतलब होता है खर्चे का वहन करवाना, ठीक है। और खर्चे के वहन की जानकारी अपने पढ़ चुके हैं कि धारा 4 में दी है, महिला पक्षकार के भरण पोषण की बात की गई है। धारा 5 में बाल विवाह से उत्पन्न बालकों के भरण पोषण की, इसमें जो भी अंतोष या जो खर्चा प्राप्त न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है तो उस न्यायालय में भी यहाँ पर अर्जी दी जा सकती है। तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गई होंगी। यानी दोनों पक्षकार अंतिम बार जहाँ पर रहे हैं किसी भी शहर में, उस न्यायालय में अर्जी दी जा सकती है। जहाँ से इनका अंतोष का जो खर्चा बंधा हुआ है उस न्यायालय में इनका केस चल रहा है, जो भरण पोषण का खर्चा ये प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं और बात करते हैं धारा 9 की। 10 धाराएं आज की क्लास में हो पाएंगी। धारा 9 जो है ये बहुत ही बाल विवाह करने वाले पुरुष के लिए दंड का प्रावधान होगा। बाल विवाह करने वाले पुरुष के लिए दंड का प्रावधान होगा, ठीक है भाई। अब इसमें 2 शर्तें लागू हैं, उन पर अपनी बात करेंगे। यानी किसी का बाल विवाह हुआ है और उसमें जिस लड़के का बाल विवाह हो रहा है उसमें लड़का वयस्क है, यानी 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में उस लड़के को 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो यहाँ पर वसूला जा सकता है। तो इसमें पहला जो नियम है वो ये रहेगा, यदि बाल विवाह करने वाला पुरुष 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है, 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है, ठीक है। या इसको आईपीसी के अनुसार देखें तो ये जो 18 वर्ष है इसको आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड जो है उसमें 18 वर्ष से कोई बड़ा है तो उसके लिए वयस्क शब्द
काम में लिया गया है। तो आपने ये भी कह सकते हैं अगर बाल विवाह करने वाला पुरुष वयस्क है और वो बाल विवाह करता है तो इस हेतु उसे क्या हो सकता है, 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 लाख रुपए जुर्माना जो है ये यहाँ पर हो सकता है। तो ये धारा 9 में उल्लेखित है। कहीं कैसे याद करोगे कि यहाँ याद करोगे गुरु जी, यहाँ याद कराना कि धारा 9 का मतलब ऐसे लिखेंगे, 9 मतलब नहीं, कोई भी लड़का है उसका बाल विवाह हो रहा है, उसको कहा गया कि तेरे को 2 वर्ष की जेल होने वाली है और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो फिर उससे पूछना कि बाल विवाह दोबारा करेगा तो वो क्या कहेगा, नो नो नो। नो का मतलब धारा 9 में ये उल्लेखित है। ठीक है, बाल विवाह करेगा नो, तो धारा कौन सी, 9। ठीक, बाल विवाह करने वाले पुरुष के लिए दंड का प्रावधान है, ऐसा धारा 9 में उल्लेखित किया गया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं धारा 10 की। कौन सी गुरुजी, धारा 10। धारा 10 जो है इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से याद रखोगे कि बाल विवाह का अनुष्ठान, बाल विवाह का अनुष्ठान करने पर दंड का प्रावधान होगा। अनुष्ठान करने पर दंड का प्रावधान होगा, दंड का प्रावधान होगा। यानी कोई बाल विवाह हेतु दुष्प्रेरण कर रहा है, ठीक है, या बाल विवाह करवा रहा है, या कोई बाल विवाह हो रहा है उसमें सम्मिलित हुआ है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति विशेष उसमें सम्मिलित हुआ है या विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य उसमें सम्मिलित हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी जो है वो दंड के प्रावधान के भागी यहाँ पर होंगे। ठीक है, पहली बात, वह व्यक्ति यहाँ पर जो अनुष्ठान करवा रहे हैं उसकी बात हो रही, वह व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाते, क्या साबित नहीं कर पाते, यह साबित नहीं कर पाते कि यह बाल विवाह नहीं है, यह बाल विवाह नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होगा, पुलिस की मौजूदगी होगी, वो उनको एक ऑप्शन देंगे कि यदि हाँ आप साबित कर दो, वो कहेंगे भाई बाल विवाह नहीं है, हमारे बच्चों की उम्र जो है वो लड़का तो 21 पार हो चुका है और लड़की का आयु 18 वर्ष से ऊपर है, ये कोई बाल विवाह नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको कहा जाएगा कि आप किसी भी प्रकार का कोई सबूत, कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर दो, आप ये साबित कर दो कि ये बाल विवाह नहीं है। या तो आप बच्चे की मार्कशीट ले आओ, उसमें हमारे को डेट ऑफ बर्थ दिखा दो, या कोई आधार कार्ड में दिखा दो, ऐसा तो कोई प्रूफ या कोई साक्ष्य प्रस्तुत करो जिससे ये बात तय हो कि ये बाल विवाह नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में बाल विवाह को वो साबित नहीं कर पाते हैं और बाल विवाह ही वो विवाह पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर दंड का प्रावधान जो है वो होगा। क्या दंड का प्रावधान होगा गुरुजी? इसके लिए जो भी सम्मिलित हुए हैं, जो बाल विवाह का अनुष्ठान करवा रहे हैं, उसे मुख्य जो कार्यकर्ता हैं वो 2 वर्ष का उनको कारावास हो सकता है, 2 वर्ष का कारावास, ठीक है, प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना, प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो यहाँ पर उनसे वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये धारा 10 तक मैंने आपको करवा दिया है। 11 धाराएं पीछे इसमें शेष रही हैं, वो कल की क्लास में मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। अभी टुकड़ों में ही क्लास करवा रहा हूँ, एक अधिनियम के 3 पार्ट करके ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर जैसे ही लाइव क्लासें होंगी तो उस समय पूरा एक अधिनियम एक ही क्लास में आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक आप क्लासों को देखिए और अपने जो भी भाई बंधु हैं, जो भी आपकी बहनें हैं, तो उनको महिला ASI हेतु और पुलिस के कांस्टेबल हेतु उनके साथ शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।